बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 401 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। ये वो सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट का सर दर्द है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये पसंद हो। इस चीज़ का अंदाज़ा आप अपनी एवरेज क्लास मार्क्स से लगा सकते हैं। मिड के अंदर जो आपका एवरेज रिजल्ट रहा है दैट इज़ 13 to 40 मार्क्स। बहुत बोरिंग है ये सब्जेक्ट, लेकिन स्टूडेंट इसको पास करना तो ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं इंशाल्लाह इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे और आप किस तरह से इसको पास कर सकते हैं ये थ्रू आउट द वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो ये STG इनसाइट्स की तरफ से आपके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसको करने के बाद ना सिर्फ अपना CS 401 को पास कर सकते हैं आप, बल्कि अपना CS 401 प्रैक्टिकल को भी पास कर सकते हैं। आपको लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम कंसेप्ट समझाए जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर पहले मैं आपको समझाती हूँ इसके कंसेप्ट। तो इसको यहाँ पर मूव करते हैं, कंसेप्ट पर आते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से विद कंप्लीट हाईलाइटिंग आपको करवाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोग्राम, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग को भी करेंगे बहुत शॉर्टली। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जस्ट उसको हम टच करेंगे, बहुत इररेलेवेंट चीज़ें नहीं करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको हर लेक्चर के अंदर से MCQ करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे लेक्चर नंबर 19 है तो हर लेक्चर के 10 यूनिक MCQ होंगे और 100% आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो जाएगा। टोटल अगर हम देखें तो CS 401 के अंदर आपकी प्रैक्टिकल को मिलाकर 100 नंबर बनते हैं और 33 नंबर का तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पेपर होता है CS 401P, तो उसके अंदर आपके 20 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो अब देखिए 53 मार्क्स तो आप ऑब्जेक्टिव से ही ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। हर लेक्चर के अंदर से आपको मिलते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन विद द आंसर। हमने बहुत लंबी लंबी चीज़ें नहीं की हुई, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पास वो स्टूडेंट कभी नहीं कर सकता इवन जो सिर्फ लेक्चर सुनता है और पेपर देने भाग जाता है। ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर भी आपके जो हैं बहुत शॉर्टली से बनाए गए हैं। मेरे चैनल पर भी आपके लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट आपको करवाए हैं। और इसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर भी दिखाया है। ये देखें, ये वही सैम्पल पेपर है जो आपके LMS के ऊपर दिया गया है। तो इसको भी मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आती है लैब्स। तो लैब्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी जो लैब्स हैं वो टोटल 40 मार्क्स की हैं, ठीक है। 40 मार्क्स किस तरह से कि 20 MCQ एंड 20 आपके होते हैं सब्जेक्टिव। तो देखें यहाँ पर आपको मैंने तमाम चीज़ें बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर बहुत स्मार्ट कोड के साथ कंप्लीट करवाई हैं। और इस चीज़ को मैं इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ कि इस पूरे पोर्टल को जो कर लेता है वो कभी भी CS 401 के अंदर फेल नहीं होगा। इस पोर्टल को आप कैसे बाय कर सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स हैं, बल्कि मैं आपको बता देती हूँ ये पूरा पोर्टल आपको मिलेगा जस्ट इन 1000, और जो मेरी ये तमाम वीडियोस देखकर आएगा उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लेक्चर नंबर 19 का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कोड है दैट इज क्लियरिंग द स्क्रीन। तो ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया हुआ है। हमारे पास स्ट्रिंग प्रोसेसिंग को हम ब्लॉक प्रोसेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अनदर नेम ऑफ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इज द ब्लॉक प्रोसेसिंग। तो हमारे पास 5 ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होती है स्टोर स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करना। नेक्स्ट होती है लोड स्ट्रिंग, अपनी स्ट्रिंग को लोड करना। और नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर स्ट्रिंग। एंड फोर्थ वन इज द स्कैन स्ट्रिंग एंड लास्ट वन इज द मूव्स स्ट्रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। इनकी तादाद कितनी है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, और फॉर द लॉन्ग आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। दे प्रोसेस, ये जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं ब्लॉक ऑफ डेटा को इन वन गो। द रिपीट प्रीफिक्स, हमारी जो रिपीट प्रीफिक्स होती है वो क्या करती है, रिपीट करती है इंस्ट्रक्शंस को इन हार्डवेयर
CX टाइम्स। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको कितनी बार रिपीट करती है? CX टाइम रिपीट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारी पॉइंटर्स और डिफ़ॉल्ट सेगमेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फॉर द MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो हैंड आउट होता है ना, वो पूरी कहानी बताता है, ठीक है। हैंड आउट से आपको बिल्कुल उसी तरह का मिलता है जैसे वीओ के लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। तो पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम पूरे पूरे हैंड आउट्स तो नहीं कर सकते, इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी ये नहीं कर सकता। तो जिस स्टूडेंट ने पास होना है, बल्कि 90% तक पास होना है, वो यही तरीका अपनाता है कि अपनी चीज़ों को स्किम करता है। तो आपको स्किम की हुई चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, एक एक चीज़ को मैंने निकाला है। इवन मेरे जो लेक्चर्स थे उनमें भी डिले इसीलिए आया क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रही थी। देखें, अब हमारे पॉइंटर्स और डिफॉल्ट सेगमेंट्स किस तरह के होते हैं? व्हेन अ सेगमेंट इंस्ट्रक्शन नीड अ मेमोरी रिसोर्स, जब हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की को मेमोरी सोर्स चाहिए होता है, तो वो क्या करता है? ठीक है, क्या होता है यहाँ पर नोट करें कि जब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को मेमोरी सोर्स चाहिए होता है तो वो DSSI को यूज करता है, ठीक है। और DSSI होल्ड द पॉइंटर, और जब डेस्टिनेशन चाहिए होता है तो वो ESDI को यूज करता है। इस लाइन को इतना उन्होंने वहां पर रिपीट किया है आपके हैंडआउट्स के अंदर, तो ये पक्की बात है कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और आपके दूसरे पेपर के लिए भी। तो अक्यूमुलेटर ALXL होल्ड द ट्रांसफर डेटा, तो जो हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसको कौन होल्ड करता है? हमारा AL एंड XL। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन फ्लैग। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन फ्लैग कौन से होते हैं? डायरेक्शन फ्लैग जैसे नाम से ही जाहिर है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की डायरेक्शन फ्लैग को हम DF भी कहते हैं। अब DF हमारे पास दो तरह के होते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन फ्लैग कितने होते हैं और आप बताएं उसकी कितनी टाइप्स हैं, या उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें। तो हमारे जो DFD होते हैं बेसिकली वो करते हैं हमारी डायरेक्शन को कंट्रोल, ठीक है। क्या करते हैं हमारे DFD कंट्रोल्स द फ्लो, हमारा जो फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। एंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला होता है क्लियर्ड जिसको हम CLD कहते हैं, और ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है, ठीक है। क्लियर क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट मोड। जबकि सेट जिसको हम STD कहते हैं, ये ऑटो डिक्रीमेंट मोड होता है। तो बेसिकली इसका अगर हम कंसेप्ट देखें तो, बल्कि आप कंसेप्ट मेरे लेक्चर के अंदर जाके देख लें, बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर मैंने बनाया है। तो जब आप उसको देख कर आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपकी कवरेज हो जाएगी कंसेप्ट्स की, और मज़ीद आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लेक्चर नंबर 9 को मास्टर कर लेंगे, 19 को। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर वर्सेज लोड। तो हमारी दो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टोर क्या करता है? स्टोर करता है हमारा स्टोर स्ट्रिंग ट्रांसफर ALXL इंटू ESDI। तो अभी हमने पढ़ा ESDI क्या थी? हमारी सोर्स, हमारी डेस्टिनेशन थी ना, डेस्टिनेशन का पॉइंटर होल्ड करती थी। जबकि लोड क्या करता है? इसके रिवर्स करता है। किस तरह से कि लोड क्या करता है? जाहिर सी बात है, अगर ये डेस्टिनेशन को करती है तो हमारा लोड सोर्स को करता होगा, और सोर्स की हमारे पास क्या थी? DSSI, ठीक है। और लोड इज रेयरली यूज्ड इन रिपीट। तो रिपीट इंस्ट्रक्शंस जो हमारी होती हैं उसके अंदर लोड को हम बहुत ही कम यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर रहे होते। और यहाँ पर हमारी क्लियर स्क्रीन का एक स्मॉल सा कोड है, ये हमारी डिफॉल्ट लाइन है। इसी तरह हमारी ये जो नीचे लाइन चलती है ये भी हमारे पास डिफॉल्ट होती है। तो बिल्कुल इसी तरह मूव AX, हम मूव AX करवा देंगे। अच्छा जी, ये तो ये हमारा ये जो कोड होता है ना, वीडियो रेजोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, वीडियो स्ट्रिंग के लिए। तो ये हम मूव करवाएंगे AX के अंदर, फिर हम AX को ES के कवर करवाएंगे, क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं? हम ES यानी कि अपनी डेस्टिनेशन के साथ डील कर रहे हैं। फिर हम क्या करवाएंगे? एक्सोर करवा देंगे DI एंड DI का। इसी तरह स्टूडेंट्स हम पहले अपनी जो जैसे हमारी स्क्रीन होती है 0x072 के अंदर होती है, डिवाइडेड होती है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, और इसी तरह हमारी जो टोटल एड्रेसेस स्टोर हो सकते हैं दैट इज 2000। तो हम इसको CS के अंदर मूव करवाएंगे CLD एंड रिपीट एस स्टोर W, ठीक है।
अब स्टोर W का मतलब क्या है, स्टोर बाइट्स। हमारे पास दो ही टाइप्स होती हैं, या तो वर्ड होती है या फिर बाइट होती है। जहाँ पर हम बाइट को यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जहाँ पर जैसे कि 8 बिट्स, और जहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा एड्रेस को स्टोर करवाना हो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि 16 बाइट्स को। तो इस कोड को जस्ट आप कॉपी करें या फिर आप अपने पास लिख कर रख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास है इसके एमसीक्यू। तो लेक्चर नंबर 19 के एमसीक्यू करते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, स्टोर स्ट्रिंग ट्रांसफर अ बाइट और वर्ड फ्रॉम विच रजिस्टर। तो स्टोर स्ट्रिंग वर्ड या बाइट को AL या XL से ट्रांसफर करती है। द डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर स्टोर स्ट्रिंग इज ऑलवेज इन। तो जो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है स्टोर स्ट्रिंग का, वो कहाँ पर होता है, SESNDI। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पर डेस्टिनेशन की बात आएगी हमारी स्टोर स्ट्रिंग के अंदर, तो हम ESDI के साथ डील करेंगे, एंड जहाँ पर बात आएगी सोर्स की, वहाँ पर हम किसके साथ डील करेंगे, कमेंट्स के अंदर बताएं। अब देखें, विच रजिस्टर होल्ड द काउंट, ठीक है। रजिस्टर क्या करते हैं, विच कौन सा रजिस्टर है जो हमारे काउंट ऑफ रिपीट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, डेट इज CX रजिस्टर। लोड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू। तो लोड जो होता है वो मेमोरी से कहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करवाता है, AL एंड XL तक। इफ DF इज क्लियर, अगर हमारा DF क्लियर हो जाए तो SIDI क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हमारा कोई चीज़ क्लियर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं, तो फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मतलब हम इंक्रीमेंट करते हैं। और जब पहले से हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारा सेट हो, DF सेट हो, तो हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। देखें 10 MCQ हैं, लेकिन मैं आपको कोई 20 करवा दूंगी इसके अंदर ना। Repeat store string is highly efficient because instruction fetch decode happens। तो देखें, हमारी जो repeat store string होती है वो highly efficient क्यों है, because instruction fetch होती है या decode होती है। कितनी बार होती है, क्योंकि एक ही बार होती है। As to 0 or 16 register efficiently use। अगर आप 0 कर रहे हैं 16 बिट रजिस्टर को, तो आप किसको यूज करेंगे, दैट इज मोर एफिशिएंटली, दैट इज XOR, ठीक है। XORing a register with itself clear its efficiency। STOSW increment DI by how much। तो हमारा जो स्टोर वर्ड होता है वो DI को कितना इंक्रीमेंट करता है। तो स्टोर स्ट्रिंग हमारे पास वर्ड जो होता है वो टू हमारे पास क्या होता है, 2 बाइट्स उसको मूव करवाता है या फिर इंक्रीमेंट करवाता है। क्योंकि देखें, एक बाइट के अंदर हमारी 8 बिट्स होती हैं और 2 बाइट्स के अंदर 16 बिट्स होती हैं, तो वर्ड हमारा क्या होता है, 16 बिट का होता है। लोड्स इज टिपिकली नॉट यूज्ड इन। तो लोड के अंदर हमारी रिपीट यूज नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे थोड़ा डिफरेंट है, तो VU के अंदर आने के ज्यादा चांसेस हैं। द सोर्स एड्रेस ऑफ लोड इज, तो हमारी लोड का सोर्स एड्रेस क्या है, DSSI। बहुत बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 19 के क्वेश्चंस को। तो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ रिपीट प्रीफिक्स। तो रिपीट प्रीफिक्स का क्या फंक्शन है, इट रिपीट द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन CX टाइम, ठीक है। ये CX टाइम इंस्ट्रक्शन को रिपीट करती है। डिक्रीमेंट EX, ठीक है, हमारे CX को डिक्रीमेंट करती है ईच टाइम ऑटोमेटिकली हार्डवेयर इन अ हार्डवेयर, ठीक है। हमारा जो CX होता है ऑटोमेटिकली उसको हार्डवेयर के अंदर डिक्रीमेंट करवा देती है। वाई इज लोड जनरली नॉट यूज्ड विद रिपीट। तो रिपीट के साथ हम लोड के साथ रिपीट को जनरली क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज वैल्यू लोडेड इनटू AL XL इज ओवर रिटर्न इन ईच आइट्रेशन। क्योंकि EL और XL के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हर आइट्रेशन के अंदर ओवर रिटर्न होती है, तो लीविंग ओनली द लास्ट रिट्रीव्ड वैल्यू। तो फिर क्या होता है, हमारी जो लास्ट रिट्रीव्ड वैल्यू होती है सिर्फ वही बच जाती है। तो लोड के अंदर तो हमने चीज़ें लोड करवानी होती हैं। अगर ऐसा हो कि हमने एक को लोड करवाया, पीछे दूसरी वाली खराब हो गई, दूसरी को करवाया, मतलब वो रिमूव होती गई, तो हमारे पास ये फंक्शन ठीक काम नहीं करता। हाउ डज द डायरेक्शन फ्लैग अफेक्ट स्टोर स्ट्रिंग। तो किस तरह से करता है कि अगर DF हमारे पास 0 हो, यानी कि हमारे पास CLD हो, तो DI क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है आफ्टर ट्रांसफर। जबकि अगर हमारा जो DF है वो 1 हो, यानी कि STD जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कंसेप्ट के अंदर, तो DI क्या करता है, डिक्रीमेंट होता है आफ्टर एवरी ट्रांसफर। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन व्हेन क्लियरिंग अ स्क्रीन। तो क्लियर करते हैं जब हम स्क्रीन को, तो क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है, क्या मैकेनिज्म होता है। देखें,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक कोड को चिपके रहते हैं, बहुत करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इस बुक के सारे कोड्स को नहीं कर सकते, ठीक है? जिस तरह से आपको कोडिंग दी गई है। तो आप थोड़ा क्रिटिकल होकर पेपर की तैयारी किया करें। अगर आपका एम पास होना है, हर इंसान का एक टारगेट होता है, किसी ने 90% स्कोर करना होता है, किसी ने 80 करना होता है और किसी ने बस एग्ज़ाम के दिन पढ़कर ही अपनी बुक को पास करना होता है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप पढ़ें ना। अगर आपने सिर्फ पास होना है तो फर्स्ट 15 या 10 लेक्चर्स काफ़ी हैं, उनको अच्छे से करें, उनके लेक्चर्स लें आप, और इसके अलावा जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है लें, उन्हीं के रिलेटेड और अच्छे से करें। पूरे पूरे सिलेबस को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छा स्कोर करना है तो वो ज़ाहिर सी बात है पूरा पढ़ेगा। इस तरह से थोड़ा स्ट्रेटेजिकल होकर सोचा करें, और जिस चीज़ को आप क्लिक कर लेते हैं वीडियो को, उसको आप देख लिया करें। देखिए, वीडियो को स्किप करते हैं आप, अगली पे जाते हैं, हो सकता है अगली के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें ना समझाई गई हों, फिर अगली पर जाते हैं। इस तरह आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जिस वीडियो को आप क्लिक करें, उसको अच्छे से देखें और उसको डाउनलोड मत करें, क्योंकि क्रिएटर बहुत मेहनत करता है आपके लिए ये बनाने में, और आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो जब आप डाउनलोड करते हैं तो उससे ज़्यादा एमबीज़ लग सकते हैं आप, ठीक है? बल्कि ज़्यादा ही लगते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने क्रिएटर को भी क्रेडिट दें, ठीक है? और ऑनलाइन देखें ताकि आपके क्रिएटर को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल लूप्स रिक्वायर द सीपीयू टू फेच। नॉर्मल लूप्स क्या करते हैं? सीपीयू को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड एंड कोडेड ओनली वंस। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को तो सिर्फ हम एक बार फेच करते हैं और एक बार ही डिकोड करते हैं। द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द ऑपरेशन इंटरनली cx टाइम विया द रिपीट प्रीफिक्स। तो रिपीट प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए हमारा जो प्रोसेसर होता है, वो एक ऑपरेशन को इंटरनली cx टाइम क्या करता है, रिपीट कर सकता है, रिपीट प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। तो ये डिफरेंस है हमारी इंस्ट्रक्शन के दरमियान, और यही वजह है कि हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए ये जो सैम्पल पेपर है ना, और हमारी जो लैब्स हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर कवर करवा दूँगी। ये फ़िलहाल हम हमारा जो पेपर है उसके ऊपर फोकस करते हैं। CS 401 का जो पेपर है, लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास। इसके पहले हम करते हैं कंसेप्ट्स, यहाँ पर आएंगे और इसे थोड़ा गौर से देखें ताकि ना आपको समझ भी आ जाए इसको किस तरह से चलाना है। तो लेक्चर नंबर 20 हमने सिलेक्ट कर लिया। इसका सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है स्कैन स्ट्रिंग, ठीक है? स्कैन स्ट्रिंग क्या होती है? तो वैसे भी आप इस चीज़ को यहाँ से भी याद करें कि SCAS स्टैंड्स फॉर स्कैन स्ट्रिंग। अब स्कैन स्ट्रिंग क्या करती है? स्कैन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली कंपेयर करती है, ठीक है? तो स्कैनिंग का मतलब होता है कंपेयर करना, और कंपेयर्स द accumulator ALAX विद द मेमोरी, और मेमोरी के अंदर करती है, एंड किस पर करती है? हमारे ESDI पर, यानी कि डेस्टिनेशन को यूज़ करते हुए। वर्क लाइक CMP बिल्कुल हमारी कंपेयर इंस्ट्रक्शन की तरह ही काम करती है। कंपेयर का तो आपको पता ही ना कि वो कंपेयरिंग ही कर रही होगी। हाईली एफिशिएंट यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब हम रिपीट इक्वल एंड रिपीट नॉन इक्वल की कमांड्स को इसके साथ यूज़ करें। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह इनको कवर कर लेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और MCQ के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ES एंड DLDS पॉइंटर्स क्या होते हैं। इस लेक्चर का बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है डेट इज LES, यानी कि लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड लोड डेस्टिनेशन सेगमेंट। तो देखें, LES एंड LDS लोड सेगमेंट ऑफसेट पेयर, ठीक है? सेगमेंट ऑफसेट पेयर को ये लोड करते हैं फ्रॉम मेमोरी। इनका खास काम ये है कि ये मेमोरी से डायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर के अंदर करते हैं, और वो सेगमेंट रजिस्टर कौन सा होता है? ES एंड EI एंड अ जर्नल पर्पस रजिस्टर, जो हम सिम्युलेटेनियसली अपने जर्नल पर्पस रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो। अब हमारा रूल क्या है? जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज का रूल है ना, इंडियन नोटेशन का, कि हायर एड्रेस वर्ड्स गोज टू द सेगमेंट एंड लोअर टू द ऑफसेट, यानी कि जो हायर सिग्निफिकेंट चीज़ होती है उसको हम हायर एड्रेस देते हैं और ऑफसेट को हम लोअर देते हैं। तो जब हम ऑफसेट और सेगमेंट कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज हायर एड्रेस जाता है सेगमेंट को, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है उसकी जो प्रेसिडेंस है, या फिर आप लगा लें सिग्निफिकेंस, वो ज़्यादा होती है, हायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेशन, ठीक है? तो स्ट्रिंग की जो हमारे पास लेंथ होती है, आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ आप लोड करवाते हैं 0 क्रॉस
ट्रिपल एफ को 4 टाइम एफ को इंटू सी एक्स, पहले आप सी एक्स के अंदर लोड करवाते हैं, सेट ए एल टू 0, आप ए एल को 0 करवा देते हैं, एग्जीक्यूट आप करते हैं रिपीट नोट इक्वल स्कैन बी, यानी कि बाइट के साथ हम इसको डील करते हैं, और फिर आप क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं रिमेनिंग सी एक्स को फ्रॉम 0 क्रॉस 4 टाइम्स एफ एंड इंक्रीमेंट द 1। देखिए जो स्ट्रिंग की कैलकुलेशन है वो इतनी सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स। तो इन 4 स्टेप्स को याद कर लें, जहाँ पर भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का आ जाए या स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और इसका जो हमारे पास है स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेशन कोड, और ये मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 20 के MCQs। तो यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट करते हैं ताकि तमाम जो MCQ हैं उनका करेक्ट आंसर मार्क हो जाए। स्कैन स्ट्रिंग कंपेयर ALAX विद मेमोरी एड्रेस बाय, तो किसके साथ करती है, ES एंड DI के साथ। फिर विच प्रीफिक्स इज यूज्ड विद स्कैन स्ट्रिंग टू फाइंड अ स्पेसिफिक करेक्टर, तो जहाँ पर आपने किसी स्पेसिफिक करेक्टर को फाइंड आउट करना हो तो आप रिपीट नोट इक्वल को यूज करते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं लेक्चर नंबर 19 के अंदर कि नीचे जो लॉजिक है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लॉजिक को पढ़ते ही आपको बिहाइंड द सीन पता चल जाता है अगर आपने लेक्चर सुने हुए हैं तो। वैसे इसके अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रिपीट वाइल नोट इक्वल, हमारे पास रिपीट नोट इक्वल की फुल फॉर्म है, और ये स्कैन तब तक करता है जब तक कि हमें करेक्टर फाउंड नहीं हो जाता। स्कैन स्ट्रिंग आफ्टर सिमिलर टू द इंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल हमारी कंपेयर स्ट्रिंग के साथ ये सिमिलर होती है। इट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन टू अपडेट फ्लैग, तो ये हमारे फ्लैग को अपडेट करने के लिए सब्ट्रैक्शन को यूज करती है, बट डजंट स्टोर द रिजल्ट, लेकिन हमारे रिजल्ट को स्टोर नहीं करती। ES load ES and LES and loads ES and a general purpose registers to memory, ठीक है, मेमोरी के अंदर इसको लोड करवा देता है। और हमारा जो LES take a memory operand pointing to the 32 bit far pointer in ITIL architecture, the higher address word is loaded into, तो higher address को हम सेगमेंट के अंदर लोड करवाते हैं। repeat while not equal, repeat the इंस्ट्रक्शन वाइल जीरो फ्लैग इज नोट सेट, तब तक ये रिपीट करता रहेगा जब तक कि हमारे जीरो फ्लैग को हमने सेट नहीं किया। टू फाइंड अ नल टर्मिनेटर AL इज सेट टू, अगर हमने नल टर्मिनेटर को फाइंड आउट करना है तो हम AL को 0 करेंगे। LDS लोड विच सेगमेंट रजिस्टर, तो LDS किस सेगमेंट रजिस्टर को लोड करता है, LDS हमारे DS को लोड करता है। देखें L को छोड़े आप, ठीक है, लोड तो वो तो लोड ही कर रहा है ना, DS लिखा है आगे तो DS लिख दें, ES लगा है तो ES लिख दें। आफ्टर स्कैन स्ट्रिंग द DI रजिस्टर इज, तो DI रजिस्टर क्या होता है, अपडेट हो जाता है। अभी अजान आई थिंक स्टार्ट नहीं हुई, चले हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कैलकुलेटेड विया स्कैन स्ट्रिंग मस्ट एक्सक्लूड, तो हमारी जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैन स्ट्रिंग के, ठीक है। और किसको एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि जो इसके अंदर शामिल नहीं होता, डेट इज नल बाइट इसके अंदर शामिल नहीं होती। देखिए वी डिक्रीमेंट बाय 1 टू एक्सक्लूड द नल बाइट फ्रॉम द टोटल लेंथ। तो होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव। चलें स्टूडेंट्स, नमाज के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, तो क्या पर्पस होता है। इट कंपेयर द अक्यूमुलेटर विद ESDI, सेट फ्लैग बेस्ड ऑन द कंपेरियन की बेस के ऊपर वो फ्लैग को सेट करती है और अपडेट कर देती है DI को। हाउ डज रिपीट वाइल नॉट इक्वल वर्क्स विद स्कैन स्ट्रिंग, तो स्कैन स्ट्रिंग के साथ ही किस तरह से काम करती है। इट रिपीट्स द स्कैन स्ट्रिंग ऑपरेशन एज लॉन्ग एज CX ग्रेटर देन 0 एंड फ्लैग इज नॉट सेट, ठीक है। तो ये तब तक काम करती है जब तक हमारा जो CS होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 फ्लैग सेट नहीं होता, ठीक है, यानी कि मीन मैच हैज नॉट बीन फाउंड। व्हाट डू LES एंड LDS डू, तो ELS एंड LSD क्या करते हैं। एज ए स्टूडेंट्स बहुत सारी जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि जो आपके लिए 6 से 7 मिनट की वीडियो बनाता है, जस्ट सिर्फ आपको फाइल दिखाकर आउट, तो आप लोगों के बहुत व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, बिना आप सोचे समझे उसको वॉच करते हैं। लेकिन जिस बंदे ने आपके लिए 1-1 घंटा मेहनत की होती है,
वीडियो की रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड पर ये जितनी मेहनत है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से मैंने टेक्स्ट को अरेंज किया है और कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप लोग उसकी वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते। अगर आप सोच भी लें उसको वॉच करने का, तो फिर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो काइंडली आप थोड़ा-सा कोऑपरेट किया करें और स्टूडेंट्स होने के साथ-साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल अपने कंटेंट को देखा भी करें। मैंने बहुत बार नोटिस किया है ये चीज़ कि छोटी-छोटी जो वीडियोज़ होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा आप लोग व्यूज़ देते हैं। तो आई थिंक सो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए ना कि सिर्फ़ आपको ऊपर-ऊपर से दिखाऊँ और वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो अब मुझे कमेंट्स के अंदर बताएँ कि मुझे लंबी वीडियो बनानी चाहिए कि बस ऐसे ही 2-4 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए। दे लोड अ फुल 32 बिट सेगमेंट, ठीक है। हमारा जो LES और LDS होता है वो 32 बिट सेगमेंट को लोड करता है, ठीक है, ऑफसेट पेयर को मेमोरी से रजिस्टर्स के अंदर। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की थी। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रिंग लेंथ हम किस तरह से करते हैं, रिपीट वाइल नॉट इक्वल और स्कैन स्ट्रिंग को यूज करते हुए। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। और फिर आपने आइटल का रूल बताना है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरह से चलते हैं। इसका कंसेप्ट भी मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लिया था। यहाँ आते हैं हम और लेक्चर नंबर 21 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है डेट इज मूव स्ट्रिंग। तो मूव स्ट्रिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स, हम जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉक प्रोसेसिंग 5 होती है, तो डेट इज थर्ड इंस्ट्रक्शन, आई थिंक नो लास्ट इंस्ट्रक्शन डेट इज कि मूव स्ट्रिंग क्या करती है, ट्रांसफर करती है डेटा डायरेक्टली फ्रॉम DS टू ESD, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर डायरेक्टली मूव करती है। और इस चीज़ को आपने याद रखना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शन है जो डेटा को डायरेक्टली मूव कर देती है, दैट इज मूव स्ट्रिंग। कंबाइंड विद, और ये कंबाइंड होती है हमारी रिपीट के साथ, इट सीमलेसली कॉपीज मैसिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी जो मैसिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है उसकी कॉपीज बनाती है आइडली फॉर स्क्रीन स्क्रॉलिंग। तो स्क्रीन स्क्रॉलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा आइडल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द ओवरलैप प्रॉब्लम। तो इसके अंदर एक ओवरलैप प्रॉब्लम आती है, वो किस तरह से अकर होती है स्टूडेंट्स, देखें। व्हेन कॉपिंग ओवरलैप ब्लॉक स्क्रॉल अप, तो जब हम कॉपी करते हैं तो आप स्क्रॉल अप को यूज करते हैं और आप CLD टॉप टू बॉटम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो चीज़ है ना, मैंने लेक्चर के अंदर आपको 26 आई थिंक मिनटों के अंदर समझाई है, बल्कि ज़्यादा। और ये देखें, सिर्फ इसका जो निचोड़ है ना वो ये है कि जब स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरह से जब हम मूव कर रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे से मूव कर रहे होते हैं। जैसे मैं अब इसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस तरह से स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तो डेट इज मूव्स अप। तो ये कैसे होता है, ये टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं। और स्क्रॉल डाउन मस्ट बी यूज STD, और स्क्रॉल डाउन STD को यूज करता है। और ये क्या करती है, बॉटम टू टॉप। अदरवाइज फर्स्ट लाइन ओवरराइट अपकमिंग द सोर्स लाइन। तो अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो ओवरराइट हो जाएगी अपकमिंग सोर्स के साथ। जिस तरह अगर मैं ऐसे करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे, तो फिर वो क्या होती है कि ना ओवरराइड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर तो हमारा प्रोसेसर सही काम कर रहा है। ये तो सिर्फ एग्जांपल है कि अगर मैं इस तरह मूव करती हूँ तो फिर तो हमारा जो स्ट्रिंग होती है डेस्टिनेशन और सोर्स वो रिजर्व रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके MCQs। तो लेक्चर नंबर 21 यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ मैं। सबसे पहला MCQ है, मूव ट्रांसफर डेटा फ्रॉम DS एंड SI टू ESD है। ये देखें, अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो आप इस तरह मार्क भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऑटो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टू कॉपी मेमोरी ब्लॉक एफिशिएंटली, मूव्स इज पेयर्ड विद। तो मूव को आप किसके साथ पेयर करते हैं, रिपीट के साथ। स्क्रीन स्क्रॉलिंग मूव लाइंस एंड क्लियर द। तो स्क्रीन स्क्रॉलिंग मूव्स करती है और लाइंस को क्लियर करती है टॉप और बॉटम, दो ही मेथड्स होते हैं। इफ सोर्स इज बिलो डेस्टिनेशन, अगर आपका जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन से नीचे है, तो यानी कि ओवरलैप है ना, तो कॉपी मस्ट बी डन। तो कॉपी हमारी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, क्योंकि जो चीज़ ब्लू है, ठीक है, हमारा सोर्स अगर अप है तो हमारी जो कॉपी होगी वो हमारी अपवर्ड होगी। अगर हमारा सोर्स नीचे है तो मतलब डाउनवर्ड। फॉर अ डाउन कॉपी, देखें, डाउन कॉपी के लिए आप क्या करते हैं, DF को आप 0 करते हैं क्योंकि वो सेट होता है, ठीक है। और STD को यूज करते हैं, डेट इज ऑटो डिक्रीमेंट। और मूव स्ट्रिंग्स बाइट ट्रांसफर हाउ मच बाइट्स पर आइट्रेशन। तो पर आइट्रेशन वो 1 बाइट को करती है। क्यों करती है, ये आपने देखा, B स्टैंड फॉर बाइट एंड 1 बाइट हैज 8 बिट्स, ठीक है। और जहां पर वर्ड आ जाएगा तो 2 बाइट्स होंगी। टू कैलकुलेट स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग
अगर आप स्क्रीन के ऑफसेट को कैलकुलेट करते हैं, रो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, तो रो नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? 80 के साथ। द वीडियो मेमोरी बेस्ड एड्रेस इज टिपिकली, तो वीडियो बेस्ड मेमोरी एड्रेस कौन सा होता है? 0 मल्टीप्लाई B800, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोड के अंदर आता है। मैं बार बार ये चीज़ें समझाती हूँ कि ना, कोड को आपने नहीं रटना, कोड को आपने नहीं रटना, सिर्फ आपने उस लाइन को ज़रूर पढ़ना है जिसका कमेंट दिया हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ का कमेंट दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, तो जिस तरह अभी हमने ये भी एक लाइन ही थी, उसको हमने क्या पढ़ा कि ये वीडियो बेस्ड एड्रेस होता है टिपिकली। अ क्लीन लाइन, क्लियर्ड लाइन ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग इज फिल्ड विद, तो जो हम लाइन क्लियर कर देते हैं उसको हम किसके साथ फिल्ड कर देते हैं? 0 मल्टीप्लाई 720 के साथ। ये आपके लेक्चर नंबर 21 के बिल्कुल फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर है कि हमारा जो 0 क्रॉस 720 है इज अ स्पेस करेक्टर विद नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, और जो मूव होती है वो क्या करती है? मूव हमारे SI और DI दोनों को अपडेट करती है। चलें जी, अब हम मूव करते हैं इसके सब्जेक्टिव की तरफ। What does the move instructions do? तो क्या करती हैं अभी हमने पढ़ लिया। फिर why DFT important during move strings? तो move strings के दौरान हमारा जो DFT होता है वो इतना important क्यों होता है? It dictates the direction of the copy, ठीक है, ये हमारी जो डायरेक्शन होती है ना उसको डिक्टेट करता है, which is crucial when source and destination memory block overlap to prevent data corruption। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये ना हमारी डायरेक्शन को कॉपी कर रहा होता है या उसकी कॉपी को डिक्टेट कर रहा होता है। तो अगर हम इसको यूज़ ना करें तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, हमारा जो सोर्स है वो रिजर्व नहीं रहेगा, ना ही हमारी डेस्टिनेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए, डेटा की इस करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं DFs को। और स्क्रॉलिंग क्या होती है? स्क्रॉलिंग सबको पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग लाइन्स ऑन द स्क्रीन अप एंड डाउन एंड क्लियरिंग द न्यू एक्सपोज्ड लाइन। तो न्यू एक्सपोज लाइन को क्लियर करना या अप एंड डाउन मूव करना। तो मूव स्ट्रिंग्स के थ्रू आप किस तरह से स्क्रॉलिंग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को या ब्लॉक कॉपिंग को आप किस तरह से ठीक करते हैं? तो जब डेस्टिनेशन ओवरलैप करे सोर्स को, यानी कि सोर्स चला जाए आपका डाउनवर्ड, तो क्या करते हैं आप करते हैं टॉप डाउन कॉपी, यानी कि DF0 रखते हैं। फिर आपकी जो बॉटम अप कॉपी होती है DF, जहां पर आप 1 रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट्स ऑफ लेक्चर नंबर 22। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट है कंपेयर स्ट्रिंग। हाँ जी, तो कंपेयर स्ट्रिंग क्या करती है? कंपेयर स्ट्रिंग करती है सब्ट्रैक्ट करती है। क्या सब्ट्रैक्ट करती है? एट ESD यानी कि डेस्टिनेशन एंड DSI, ठीक है, हमारी डेस्टिनेशन के अंदर से हमारे सोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देती है। स्ट्रिक्टली अपडेट द फ्लैग्स, तो इससे क्या होता है? हमारे जो फ्लैग्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। इट आल्टर्स नो डेटा, ठीक है, ये डेटा को अल्टर नहीं करती, डेटा हमारा वैसा का वैसा रहता है। और अल्टीमेटली और ये यूज करती है हमारी स्ट्रिंग कंपेयर को। तो ये सिंपल सी आपकी कंपेयर स्ट्रिंग भी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स ओवरलोडिंग। और कंपेयर स्ट्रिंग के साथ जो हमारे पास कंसेप्ट रहता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग प्रीफिक्स ओवरलोडिंग। तो देखें, रिपीट इक्वल एंड रिपीट शेयर द एग्जैक्ट सेम ऑपकोड प्रीफिक्स बाइट्स। तो रिपीट और रिपीट इक्वल हमारे पास एग्जैक्टली सेम ऑपकोड्स को हमें डिफाइन करके दे रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो CPU इन्फर्स रिपीट इक्वल फॉर स्कैन स्ट्रिंग एंड कंपेयर स्ट्रिंग। तो हमारा जो CPU होता है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ, कि CPU इन्फर करता है रिपीट इक्वल को किसके लिए? स्कैन स्ट्रिंग के लिए और कंपेयर स्ट्रिंग के लिए, जबकि रिपीट को किसके लिए रेफर करता है? इन्फर करता है फॉर स्टोर्ड स्ट्रिंग के लिए, मूव्स स्ट्रिंग के लिए एंड लोड स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके लेक्चर 19 से 22 तक का निचोड़ है। रिपीट और रिपीट नॉट इक्वल हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, रिपीट इक्वल। तो अब आपको पता चल गया कि रिपीट इक्वल किसके साथ होगा? स्कैन स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग। रिपीट किसके लिए होगा? स्टोर स्ट्रिंग, मूव्स स्ट्रिंग एंड लोड स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ के अगर आप कॉपी पेंसिल नहीं लेकर बैठते, और जिस चीज़ पे मैं बहुत जोर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका कमेंट बॉक्स,
आप वहाँ पर राइट कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट हो, चाहे आप कमेंट कर दें, चाहे ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि स्टूडेंट्स इसके साथ-साथ इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप उसको यूज़ किया करें, ठीक है? जहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसको आप कमेंट कर दें, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए और दूसरे भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें, लिखते रहें आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। आपका क्या जाता है कमेंट करने से, बल्कि आपको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेटिंग द मैच। तो अब आप किस तरह से मैच को वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर का मतलब तो वैलिडेट करना होता है। आफ्टर रिपीट इक्वल कंपेयर स्ट्रिंग बाइट यूज जेईएक्स, यानी कि जंप इफ सीएक्स इज नॉट 0। तो ये क्यों यूज करती है? ये लूप को कंफर्म करने के लिए यूज करती है कि आया कंप्लीट हो गया है नेचुरली विदाउट फाइंडिंग द इनक्वलिटी। तो इन इक्वालिटीज के साथ इसको कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इसको ये होता है कि क्या जो लूप था वो कंप्लीट हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिर्फ आपने ये देख लेना है कि रिपीट कंपेयर बाइट को यूज करते हैं हम क्लियर के लिए, और जे सी एक्स जी मैच को यूज करते हैं, और अगर हमारा 0 हो तो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो परफेक्टली मैच कर जाती है। सिर्फ यही कोडिंग है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो जो लंबे लंबे कोड्स है ना, वो तो फिर आपकी असेंबली की सारी कहानियां हैं, और प्रोफेशनली ये नहीं है आपकी ना। अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। जो बंदा जाता है ना इंजीनियरिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना हम पायलट बनता है, या प्लेन्स पर ज़्यादा काम करता है, कोडिंग बहुत ज़्यादा होती है उसकी हार्डवेयर के ऊपर, उसके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं बनाए प्रोसेसर आईटेल 8088, तो ये तो बनी-बनाई चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ हम अपने नॉलेज के लिए हमें इसको पढ़ाया जा रहा है, बाकी फ़ील्ड के अंदर कोई काम नहीं है इसका। मूव ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डीएसएसआई टू, तो अब डीएसएसआई से ईएसडीआई के अंदर मूव करवाते हैं, ठीक है? डीएसएसआई के अंदर मूव करवाते हैं, कहाँ से? ईएसडीआई के अंदर। तो ऑलवेज टू एक्स्ट्रा सेगमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है? टू कॉपी मेमोरी ब्लॉक एफिशिएंटली मूव इज कंपेयर्ड विद, तो मूव को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम रिपीट के साथ कंपेयर करते हैं। स्क्रीन स्क्रॉलिंग मूव्स लाइंस एंड क्लियर टॉप और बॉटम, ठीक है? और इफ सोर्स इज ब्लू द डेस्टिनेशन, अगर हमारा सोर्स ब्लू हो जाए डेस्टिनेशन के, तो डाउनवर्ड जाते हैं हम। इसी तरह डाउनवर्ड कॉपी होती है अगर हमारा 1 आ जाए। और मूव स्ट्रिंग बाइट ट्रांसफर करती है 1 बाइट को। आई थिंक नो, इसको हमने नहीं किया ना। हाँ जी। टू कैलकुलेट स्क्रीन ऑफसेट रो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 80। तो जब आपने स्क्रीन का ऑफसेट लेना होता है तो आप 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देयर इज 80 कॉलम्स पर रो इन अ टेक्स्ट मोड। टू वीडियो के लिए आप क्या 0 मल्टीप्लाई बी ए डबल 0 यूज करते हैं। और इसी तरह स्क्रीन स्क्रॉलिंग की फील्ड किसके साथ होती है? ये आपका रिपीट हुआ है। और मूव्स किसको अपडेट करती है? एस आई और डी आई को। अच्छा जी, कहीं हम पुराना लेक्चर ही तो नहीं कर रहे? 1 मिनट। ओहो! स्टूडेंट्स, हम तो पुराना लेक्चर ही कर रहे थे। चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो कंपेयर डेटा क्या करता है? ईएस, डीएस डीआई के साथ करता है। डज़ कंपेयर अल्टर द सोर्स और डेस्टिनेशन मेमोरी? नो, हमारा जो कंपेयर होता है वो डेस्टिनेशन और सोर्स को कुछ भी नहीं करता, ठीक है? विच प्रीफिक्स रिपीट कंपेयर स्ट्रिंग वाइल ब्लॉक एंड आइडेंटिटी। तो वो क्या यूज़ करती है? रिपीट को, और रिपीट जी को यूज़ कर रही होती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं। टू चेक इफ हैज़ इज इन मैरी हैज़ अ यूज़। तो देखिए, जब उन्होंने ना एक कंपेयर करना होता है ना, तो फिर हम कंपेयर स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। सिंपली ये दो टर्म्स हैं, हैज़ एंड मैरी हैज़ अ, ठीक है? तो इसका कंपेयर कर रहे हैं वो। रिपीट इक्वल एंड रिपीट हैव द सेम प्रीफिक्स बाइट ट्रू, ठीक है? इनकी प्रीफिक्स बाइट सेम होती है, और वो एक ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। इन स्ट्रिंग कंपेयर अ मिसमैच यूजुअली रिटर्न, मिसमैच हमें 0 रिटर्न करता है। इफ सी एक्स रीच 0 ड्यूरिंग कंपेयर इट मीन्स, तो इसका मतलब है कि अगर 0 आए तो मैच कर जाता है। और जे ई एक्स जी इंस्ट्रक्शन जंप व्हेन सी एक्स इज इक्वल्स टू 0। व्हाट मस्ट हैपन बिफोर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग कंटेंट? तो जब क्या होता है जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रिंग लेंथ कंपेयर हम करते हैं, उसकी लेंथ को भी करते हैं। कंपेयर स्ट्रिंग सब्ट्रैक्ट बाइट बाय बाइट और वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? वर्ड बाय वर्ड या बाइट बाय बाइट हम इसको करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके कोर फंक्शंस क्या होते हैं।
पढ़ा दिया था मैंने। और इसका आपने डिफरेंस किस तरह से करना है इसको जस्ट आप नोट कर लें। व्हाट डज JEXZ डू, तो क्या करता है, अभी पढ़ा हमने कि इट जंप टू सक्सेसिव लेवल, हमारे सक्सेस लेवल पे जंप करता है। अगर सी एक्जैक्टली 0 आ जाए तो हम कंफर्म कर देते हैं कि रिपीट इक्वल कंपेयर स्ट्रिंग फिनिश हो चुकी है विदाउट एनी फाइंडिंग मिसमैच। तो अगर मिसमैच आ जाए तो हम क्या करते हैं, 1 रिटर्न करते हैं। एक्सप्लेन हाउ, तो किस तरह से ये सब रूटीन्स वर्क करती हैं कि पहले लोड करती हैं पॉइंटर को via LDS ESI एंड कंपेयर स्ट्रिंग लेंथ, फिर उनको कंपेयर कर लेती हैं। इफ इक्वल, अगर इक्वल आ जाए तो रिटर्न करती हैं हमारे पास रिपीट इक्वल को। इफ लूप एग्जॉस्टेड, अगर हमारा लूप यानी कि CX एग्जॉस्ट हो जाए तो दे मस्ट रिटर्न 1, तो ये क्या करती हैं, रिटर्न करती हैं 1 को। इफ इट ब्रेक्स अर्लियर, अगर ये अर्लियर ब्रेक कर जाए देन दे डिफर रिटर्न 0, ठीक है, वो रिटर्न कर देती हैं 0 को। वाई डू वी नीड रिपीट इक्वल एंड रिपीट नॉट इक्वल, तो क्यों जरूरत होती है, पढ़ा दिया था मैंने। बाकी एक बार आप देख लें। कोई नई चीज यहाँ पर है कि लाइक नल टर्मिनेटर, बिल्कुल नल टर्मिनेटर हम लगा देते हैं जहाँ पर कोई चीज खत्म हो रही हो ना, तो फिर वहां पर हम इसको यूज कर लेते होते हैं। हाँ जी, तो लेक्चर नंबर आते हैं हम 23 के ऊपर, फ्रेम वायर वर्सेस OS, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत मजे की छोटी छोटी एग्जांपल देकर समझाया है। तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं ना स्टूडेंट्स, आप उनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उनको सुनने के बाद ना आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट सी पैदा हो जाती है। मैंने इस तरह की एग्जाम्पल्स वहाँ पर दी हैं, इतना मैंने ब्रीफली उनको एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल रिलैक्स मूड के अंदर, तो वो आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर है फ्रेम वार वर्सेस OS। तो फ्रेम वार क्या होता है, BIOS इज अ फ्रेम वार। अब मुझे बताना है आपने BIOS स्टैंड फॉर, ठीक है, क्योंकि ये नहीं मैं आपको बताऊंगी, ये आपने मुझे खुद बताना है मेरे लेक्चर से सुनकर या फिर अपने हैंड आउट से, कहीं से भी देखें। बर्न इनटू रोम, तो हम जो BIOS फ्रेमवर्क होता है ना उसको हम बर्न करते हैं रोम के अंदर। पहला MCQ तो ये है, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर इंडिपेंडेंट सर्वर, ताकि हमारा जो हार्डवेयर है वो इंडिपेंडेंट हो। और डोस हाई लेवल OS होता है जो बिल्ड इन होता है ऑन द टॉप ऑफ द BIOS। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया कि हमारा फ्रेमवर्क जो होता है वो इम्बेड होता है। बर्न का मतलब है कि कंप्लीटली उसको सेव करवा देना रोम के अंदर, और ये हमें हार्डवेयर इंडिपेंडेंट सर्विस देता है। मतलब हार्डवेयर अगर चेंज भी होता है तो इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि डोज जो है वो वेरी हाई लेवल होता है ना। OS हमारा देखिए हाई लेवल, जैसे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं C++, तो वहाँ पर ये वर्क कर रहा होता है, और ये BIOS के ऊपर ही बिल्ड इन होता है। द टर्मिनेट मैकेनिज्म, द इंटरप्ट मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरप्ट यूज अ वेक्टर टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें मैंने कितना हाईलाइट किया है, ताकि अगर गलती से भी आपकी नजर पड़ जाए तो फिर वो आपकी क्या कहते हैं, स्कैन कर ले आपकी आईज। अच्छा, हमारी ये जो आईज होती है ना वो सबसे बड़ा कैमरा है। इवन अगर आप देखें ना तो हमारी आईज को देखकर ही कैमरा बना है। दुनिया की हर चीज, दुनिया का हर निजाम इंसानी सिस्टम के ऊपर है, चाहे फिर आप रोड देख लें, चाहे आप कंप्यूटर देख लें, चाहे आप कैमरा देख लें। तो इसीलिए तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो आप अपने इस कैमरे को बड़ा अच्छे से यूज़ किया करें, जिस तरह आप अपनी फेवरेट गेम्स के अंदर, अपनी फेवरेट वीडियोस के अंदर देखते हैं ना अपने फेवरेट एक्टर की, उसकी ड्रेसिंग, उसके शू, तो हर चीज़ पर फोकस करते हैं। तो इसी तरह अपनी उसी कैमरा को आप अपनी स्टडी पर भी फोकस करवाया करें। अब देखिए आपने पढ़ा कि इंटरप्ट यूज है वेक्टर टेबल, तो जहां पर आएगा कि विच यूज वेक्टर टेबल, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इंटरप्ट्स हैं जो वेक्टर टेबल को यूज करती हैं, और किसको ये यूज नहीं करती, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड कॉल एड्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरप्ट्स यूज डैश इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड कॉल एड्रेस, तो आप क्या कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड कॉल एड्रेस इंटरप्ट्स यूज द वेक्टर टेबल। और INTH 10H वीडियो के लिए और INT21 डोज के लिए यूज करती है, एंड एक्ट एज अ गेटवे फॉर डजन्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एज अ डजन्स ऑफ सर्विसेज के लिए ये हमें गेटवे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी सर्विस रूटीन विया AH। तो ये किस तरह से होता है, लोड अ स्ट्रिंग नंबर इनटू AH रजिस्टर, ठीक है, ये AH रजिस्टर के अंदर स्ट्रिंग सर्विस नंबर को लोड करवाता है टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक सर्विस। जिस तरह अब हमारे पास AH के लिए 13H है और इंट 10H है जो इन्वोक करती है हमारी प्रिंट की स्ट्रिंग को। तो ये यहाँ पर एक जो प्रोग्राम है हम इसको भी देख लेते हैं।
ये हमारे पास प्रोग्राम होगा कि आप BIOS को यूज़ करते हुए अपनी स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल है, ठीक है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो देख लें। अब तो खैर मेरी बस हो गई है, अब चले एक लेक्चर अब और कर लेते हैं हम। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ ना तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट सीरीज़ करवाऊँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें कितनी मुश्किल लगती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इंसानी बच्चा होने के नाते इतना बोला भी नहीं जाता। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर बर्न्ड इनटू रोम इज़ कॉल्ड। तो जो सॉफ्टवेयर बर्न्ड होता है रोम के अंदर, उसको हम कहते हैं BIOS। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द OS फ्रॉम डिस्क। तो ऐसा प्रोसेस जो OS को डिस्क पर लोड करवाता है, दैट इज़ बूटस्ट्रैपिंग। वीडियो सर्विस आर स्टैंडर्ड ऑन विच इंटरप्ट। तो वीडियो सर्विस किसके ऊपर स्टैंडर्ड होती है? इंट 10 के ऊपर। द सर्विस नंबर फॉर इंटरप्ट इज टिपिकली लोडेड इन। तो सर्विस नंबर कहाँ पर लोड होता है? AH के अंदर। कीबोर्ड सर्विस आर एक्सपोर्टेड थ्रू। कीबोर्ड सर्विस एक्सपोर्ट होती है int 16 के थ्रू। डॉस सर्विस हैज अ सिंगल एंट्री पॉइंट, दैट इज int 21। इंतहा के इंपॉर्टेंट है ये। सब सर्विस नंबर आर टिपिकली प्लेस्ड इन AL एंड BL। इंटरप्ट आर मोर फ्लेक्सिबल देन कॉल्स। बिकॉज क्यों ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं? बिकॉज देयर मेमोरी एड्रेस कैन बी वेरी। उनका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो वेरी कर सकता है। टू प्रिंट अ स्ट्रिंग यूजिंग BIOS int 10 विच सर्विस नंबर इज यूज। तो हमारा 13 सर्विस नंबर यूज होता है। ESBP इज यूज इन int 10 सर्विस 18 टू पॉइंट टू द स्ट्रिंग। हमारी जो स्ट्रिंग होती है ना, उसको ये पॉइंट आउट कर रहा होता है। और लेक्चर नंबर 23 आ गया। हाँ जी, तो डिफरेंस बताना है BIOS और DOS के दरमियान। तो देख लें इसका डिफरेंस, पढ़ाया था मैंने ऊपर। और वाई इंटरप्ट्स यूज इंस्टेड ऑफ कॉल, क्यों यूज होती हैं, ये भी पढ़ा दिया था। और प्रोग्रामर टू सिलेक्ट सर्विस विद इन इंटरप्ट, तो किस तरह से वो करते हैं, अपने सर्विस नंबर से करते हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था। और एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन फ्लो व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप रिगार्डिंग BIOS एंड UOS। तो किस तरह से ये उसको उसको कंट्रोल करता है, उसको ओवरलोड करवाता है। और डिस्क्राइब हाउ आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द BIOS इंटरप्ट। तो किस तरह से हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। ऊपर जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वही सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है। मेरी इतनी एनर्जी लो हो रही है, पता नहीं कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी तक यहाँ पर है। भाई सलाम है उस स्टूडेंट को, क्योंकि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। हाँ जी, तो अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 24, दैट इज कीबोर्ड सर्विस int 16H। तो हमारे लेक्चर नंबर 14 का जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड सर्विस int 16H सर्विस 0 इज अ ब्लॉकिंग कॉल। याद रखें, int 16H सर्विस 0 इज अ ब्लॉकिंग कॉल। इट हेल्ड्स द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को हेल्ड करती है इनडेफिनेटली अंटिल अ की इज प्रेस। जब तक कि हम किसी की को प्रेस नहीं करते, ये हमारी एग्जीक्यूशन को हेल्ड करवाती है। रिटर्न द आस्की कोड इन AL, और हमारे आस्की कोड को रिटर्न करवा देती है AL के पास। VGA एट्रीब्यूट्स, तो देखें BIOS के अंदर जो वीडियो सर्विस एब्स्ट्रैक्ट कम्प्लेक्स हार्डवेयर होते हैं वो यूज होते हैं हमारी पोर्ट मैनिपुलेशन के लिए। तो जिस तरह हमने पढ़ा, int 10H सर्विस 10H मॉडिफाई करती है हमारे वीडियो सर्विस को और प्लेटलेट्स एट्रीब्यूट्स को, लाइक ब्लिंकिंग बिट, ठीक है, हमारी बिट को ब्लिंक करवाती है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर क्या है कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड 100% हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सिस्टम कॉल जो होती है ना वो 100% हमें हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग पोर्ट लेवल लॉजिक। जो हमारा पोर्ट लेवल लॉजिक होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये आज़ादी फराहम करता है। और देखें, वेट फॉर कीबोर्ड स्ट्रोक ब्लॉकिंग होती है। और मूव AH 0 इंट 0 × 16, तो ये क्या करता है, हमारे AL नाउ कंटेन द प्रेस्ड आस्की कोड। तो जब तक हम AL को प्रेस नहीं करते, हमारा आस्की कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेक्चर नंबर 24 है हमारे पास, int 16 0 सर्विस रिटर्न। तो क्या करती है, AL को रिटर्न करती है। अब ब्लॉकिंग सर्विस मींस द प्रोग्राम वेट अंटिल एन इवेंट अकर। int 10 सर्विस 10H is used VGA attributes, ठीक है, to toggle the blinking attribute which sub service is used in AL। तो कौन सी सब सर्विस यूज होती है AL के अंदर? 3। How many pages can a text video screen typically have? तो कितना typically कितना रखती है वो क्या कहते हैं उसको, पेजेस को? 32 बिट्स को, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। विच रजिस्टर डिटरमाइन पेज नंबर इन int 10 सर्विस 13H। तो BH करता है। If no key is pressed, int 16 service 0 will wait indefinitely।
BIOS हैंडल डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन फॉर ऑल ऑफ द अबव। जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं ना वो सबके लिए करता है। टू क्लियर अ स्क्रीन यूजिंग int 10 अ स्पेसिफिक सर्विस सब सर्विस इज इन्वोक्ड। तो ठीक है, हमारी जो सब सर्विस होती है वो इन्वोक कर जाती है। द कम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड वीडियो इज यूज ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। ठीक है, वो हर प्रोग्राम के अंदर यूज होती है। और किस तरह से ये यूज होती है, हमने इसको भी डिस्कस किया है। देखें, आईओ डिवाइसेस मीनिंगफुल प्रोग्राम को प्रोवाइड करती हैं, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। 24 हमारी व्हाट इज ब्लॉकिंग सर्विस क्या होती है। ठीक है, आस्की कोड किस तरह से काम करता है और हमारे जो फंक्शंस है वो किस तरह से होते हैं इंट 21 के। और डू हाउ डू BIOS इंटरप्ट एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी फॉर द प्रोग्राम। तो किस तरह से वो हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को यूज करती है। और ट्रेस करना है अपने प्रोसेस ऑफ वेटिंग ऑफ कीबोर्ड एंड प्रिंटिंग अ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग BIOS। तो स्टूडेंट्स मेरी तो यहाँ पर एंड हो गई है। अच्छा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है और मेरे व्यूज़ 5000 से अबव होते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपकी कंप्लीट सीरीज करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जो स्टूडेंट्स जिनका पेपर पहले है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं करती कि आपके पेपर से पहले हो जाएगी, पेपर्स के अंदर होती रहेगी ये। जिनका पहले है फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे ये बाय कर सकते हैं। और जिसने नहीं करना ना बाय, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मत कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ना तो इतना टाइम होता है और ना ही मैं हर एक को रिप्लाई कर पाती हूँ। तो इसी दौरान जो स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, जिनको सच में ज़रूरत होती है, वो भी रह जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सा टाइम होता है। होप सो ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आप मुझे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और जो मैंने ये बातें आपसे पूछी हैं उनका रिप्लाई भी करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, हंसते रहें, बसते रहें और अच्छा पढ़ें, अपना और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। फ़ी अमानिल्लाह।